हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इड्यू वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्विक रिवीजन नोट्स का हिस्ट्री पार्ट 2 क्लास। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे न्यू होंगे तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे और मध्यकालीन इतिहास में हमारा पहला टॉपिक है भारत पे अरबों का आक्रमण। और फ्रेंड्स, आप सभी से बता दूं कि भारत पे अरबों का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, भारत पे मुस्लिम आक्रमण, भक्ति आंदोलन, यानी भारत पे जितने भी आंदोलन हुए हैं उन सभी का एक मास्टर वीडियो अलग से अपलोड करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आज की क्लास। तो पहला पॉइंट है फ्रेंड्स कि अरब के भारत पर आक्रमण के विषय में विस्तृत विवरण 9वीं शताब्दी की बिलादुरी की किताब फुतुह अल बलदान में मिलता है। क्या है? तो अरब के भारत पर आक्रमण के विषय में जो विस्तृत विवरण है वो 9वीं शताब्दी की बिलादुरी की किताब फुतुह उल बलदान में मिलता है। नेक्स्ट है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने सिंध पे आक्रमण किया था। अरबों ने सिंध पे आक्रमण कब किया था? तो 712 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। नेक्स्ट है भारत पे अरबों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो धन लूटना था और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। नेक्स्ट देखते हैं अरबों ने सिंध में ऊंट पालन, खजूर की खेती व दिरहम नामक सिक्के प्रचलित किए थे। और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध वासियों से पहली बार जजिया नामक कर वसूल किया था। जजिया नामक कर सबसे पहले किसने वसूल किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। और किससे सबसे पहली बार कर वसूल किया था? तो सिंध वासियों से वसूल किया था। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद कलील व दीमान के नाम से हुआ है। पंचतंत्र का जो अरबी में अनुवाद है वो कलील व दीमाना के नाम से हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत पर तुर्क आक्रमण। इसके बारे में देखते हैं फ्रेंड्स, कुछ पॉइंट दी गई है, देखते हैं। भारत में तुर्कों का आक्रमण 2 चरण में हुआ। प्रथम मोहम्मद गजनी और दूसरा मोहम्मद गौरी ने किया। प्रथम जो हुआ था वो मोहम्मद गजनी किया था और दूसरा जो हुआ था वो मोहम्मद गौरी के द्वारा हुआ था, ठीक है। तुर्क सरदार अलपतगीन ने गजनी को अपना राजधानी बनाया और यामनी वंश का संस्थापक सुबुक्तगीन अलपतगीन का गुलाम एवं दामाद था। मोहम्मद गजनी सुबुक्तगीन का क्या था? पुत्र था। और सुबुक्तगीन ने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया और उसके साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, सुबुक्तगीन की विजयों से प्रेरित होकर मोहम्मद गजनवी ने 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। मोहम्मद गजनवी जो था वो भारत पे कुल कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार आक्रमण किया था। और मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना नहीं था, बल्कि उसका मुख्य उद्देश्य था धन लूटना था। नेक्स्ट देखते हैं, 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हो गई और पृथ्वीराज की विजय हुई, ठीक है। और 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और इसके बाद से भारत में तुर्कों की स्थापना हो गई। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दिल्ली सल्तनत है। दिल्ली सल्तनत को समझते हैं फ्रेंड्स। तो 12 से 6 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात 12 से 6 से 15 से 26 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश ने शासन किया? तो पांच वंशों ने शासन किया था, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका क्रम भी पूछता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गुलाम वंश, एक एक करके इसको समझते हैं। गुलाम वंश 12 से 6 ईस्वी में से 12 से 90 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश ने शासन किया था।
और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी। गुलाम वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और ये 1206 में किए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज का संस्थापक माना जाता है। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम तुर्क शासक था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, उदारता के कारण उसे लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार, कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। और इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वह ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई उस समय ये बदायूं का गवर्नर था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सुल्तान बनने के बाद उसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और उसने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। इल्तुतमिश ने मिन्हाज सिराज और मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, इल्तुतमिश ने भारत में एकता प्रणाली की स्थापना की। एकता प्रणाली की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। और उसने तुर्कान ए चहलगामी के नाम से 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के, चांदी का टक्कर एवं तांबे का जित्तल जारी किए थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रजिया सुल्तान को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया गया था, ठीक है। इल्तुतमिश की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठा? तो रजिया सुल्तान को बैठा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, राज्य के मामले में दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकारी के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया था और रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों के समान कुब्बा और कुल्लाह पहनकर दरबार में शासन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, रजिया के बाद नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलगू खां की उपाधि सल्तनत का नाइब ममलिकात प्रधानमंत्री नियुक्त कर शासन की वास्तविक शक्ति उसके हाथ में सौंप दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है, बलबन ने 20 वर्ष वजीर तथा 20 वर्ष सुल्तान के रूप में शासन किया था और बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा, बलबन ने राजतत्व के सिद्धांत को अपनाया और उसके अनुसार सुल्तान पर ईश्वर की प्रतिनिधि नियामत व खुदाई माना गया है, ठीक है। राजा जिसे अल्लाह या जिसे इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है और उसका स्थान केवल पैगंबर के बाद है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, बलबन ने तुर्कान ए चहलगानी को नष्ट कर दिया और बलबन ने दीवान ए अर्ज एवं दीवान ए बरीद का गठन किया था। बलबन जो था वो तुर्कान ए चहलगानी को नष्ट करके क्या किया? तो बलबन ने दीवान ए बरीद का गठन किया था और बलबन के दरबार में अमीर खुसरो एवं अमीर हसन जैसे कवि रहते थे, ठीक है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खिलजी वंश। खिलजी वंश के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। तो खिलजी वंश की स्थापना खिलजी क्रांति कहलाती है और जलालुद्दीन खिलजी ने किलोखड़ी में अपना राज्याभिषेक किया और उसको अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन खिलजी जो था वो किलोखड़ी में अपना राज्याभिषेक किया और उसी को अपनी राजधानी बना लिया। जलालुद्दीन खिलजी को उसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा में हत्या कर स्वयं को सुल्तान घोषित किया और अलाउद्दीन ने अपना राज्याभिषेक दिल्ली में बलबन के लाल महल में करवाया। नेक्स्ट पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए। उस आक्रमण से निपटने के लिए उसने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई? तो रक्त और तलवार की नीति अपनाई थी। वह मंगोलों से सुरक्षा के लिए उसने शीरी को अपनी राजधानी बना लिया। नेक्स्ट देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थायी सेना रखी व सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी। दिल्ली के शासकों में
सबसे सबसे अधिक विशाल अस्थाई सेना किसके पास थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है घोड़ा दागने एवं सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। और अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूला और जिसे मशाहत कहा गया। ठीक है, जिसमें बिस्वा को न्यूनतम इकाई माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया और इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तुगलक वंश। तुगलक वंश के बारे में समझते हैं फ्रेंड्स। तो गैसुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। और इसने दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक पहला ऐसा सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया था। और गयासुद्दीन तुगलक ने डाक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया और उसने 1/5 या 1/3 लगान वसूल किया। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जो है वो 1350 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जुन्ना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दब कर हो गई। और गयासुद्दीन के बाद जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को अंतर विरोधी का विषय में कारी मिश्रण एवं रक्त पिपासु कहा गया है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन तुगलक को क्या क्या कहा गया है? तो अंतर विरोधी का विस्मयकारी मिश्रण एवं रक्त पिपासु कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उसके शासनकाल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, जो कि एक अफ्रीकी यात्री था। ठीक है, और उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसे क्या किया था? दिल्ली के काजी नियुक्त किया था। और इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की घटनाओं के वर्णन किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषकों की सहायता के लिए दीवाने अमीर कोही नामक एक कृषि विभाग की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो कृषकों की सहायता के लिए क्या किया था? तो दीवाने अमीर कोही नामक एक कृषि विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाओं का उल्लेख किया है। दोआब में कर वृद्धि, देवगिरी को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा जारी करना, खुरासान पर आक्रमण और कराचिल अभियान आदि है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 में हरियर बुक्का ने विजयनगर और 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। क्या दिया गया है फ्रेंड्स कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में क्या हुआ? 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का ने विजयनगर और 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर ली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंध के विद्रोह को दबाते हुए उसकी मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु पर बदायूनी ने कहा कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा और फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता था। यह पहला सुल्तान था जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपने दासों के लिए दीवान ने बदगान नामक नए विभाग की स्थापना की थी और फिरोज शाह ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की, जिसमें उसके द्वारा स्थापित 3 प्रसिद्ध नगर थे हिसार, फिरोजा, जौनपुर और फिरोजाबाद। जौनपुर की स्थापना उसने अपने भाई जौनख की याद में की थी। जो जौनपुर की स्थापना इसने क्या किया? इसने अपने भाई जौन खां के याद में
स्थापित की थी। याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसने अशोक के स्तंभ को अभिलेख मेरठ व टोपड़ा दिल्ली से लाकर स्थापित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसने अद्दा व बीख नामक तांबा के चांदी के 2 सिक्के चलाए थे। तांबा व चांदी के इन्होंने 2 सिक्के चलवाए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, फिरोज शाह ने 24 करों को हटाकर शरीयत द्वारा चलाए गए केवल 4 कर लगाए। जजिया, जकात, खराज व खुमस। फिरोज शाह ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया। फिरोज शाह जो था वो ब्राह्मणों पर जजिया लगाया। नेक्स्ट पॉइंट है, उसने सिंचाई कर हक सर्व लगाया जो भूमि की उपज का 10% होता था, और उसने फलों के 1200 बाग लगवाए थे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार विभाग की स्थापना की थी, और इसने अपनी आत्मकथा फुतूहात ए फिरोज शाही की रचना की, और इसने जयाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज अफीफ को संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक है सैयद वंश। सैयद वंश के बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो सैयद वंश की स्थापना खरीज खान ने की थी, और उसने सुल्तान की उपाधि धारण ना करके रैयत अली की उपाधि धारण की थी। सैयद वंश का जो सुल्तान था, सैयद वंश का जो सुल्तान था, वो क्या किया कि सुल्तान की उपाधि धारण ना करके रैयत अली का उपाधि धारण किया था। और खरीज खां अपने सिक्कों पर हमेशा तुगलक शासकों का नाम अंकित करवाया। क्या था? तो खरीज खां तो जो था वो अपने सिक्कों पर हमेशा तुगलक शासकों का नाम अंकित करवाया। नेक्स्ट पॉइंट है, खरीज खां तैमूर के पुत्र एवं उत्तराधिकारी शाहरुख को भारत से निरंतर कर भेजा, वह स्वयं को उसके अधीन मानकर अपनी किताब खुतबों पर शाहरुख का नाम रखा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लोदी वंश। लोदी वंश के बारे में समझते हैं फ्रेंड्स। तो बहलोल लोदी ने दिल्ली में प्रथम अफगान वंश की स्थापना की, और वह गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। वह एक योग शासक था। उसने बहलोली नामक सिक्का चलवाया था। बहलोल लोदी जो था वह एक योग शासक था, और उसने बहलोली नामक सिक्का चलवाया था। और सिकंदर शाह लोदी इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था। लोदी वंश का महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो सिकंदर शाह लोदी था। और इन्होंने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की थी। आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई है फ्रेंड्स? तो सिकंदर शाह लोदी के द्वारा की गई है, और 1504 ईस्वी में की गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया, वह मारा गया। यह प्रथम सुल्तान था जो युद्ध स्थल में मारा गया था। ठीक है। और सिकंदर लोदी के पश्चात इब्राहिम लोदी शासक बना। चलिए देखते हैं सल्तनत कालीन स्थापत्य कला के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। तो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, इसके निर्माणकर्ता कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। और कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। और कुतुब मीनार के निर्माणकर्ता कुतुबुद्दीन ऐबक व इल्तुतमिश, और ये कहाँ है? तो दिल्ली में है। 2.5 दिन का झुपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और ये अजमेर में है। इल्तुतमिश का मकबरा के निर्माणकर्ता कौन है? तो इल्तुतमिश ही है, और ये स्थान दिल्ली में है। जामा मस्जिद का निर्माणकर्ता इल्तुतमिश है, और ये बदायूं में है। अतारकिन का दरवाजा इल्तुतमिश के द्वारा, और ये नागौर में है। सुल्तानगढ़ी तथा नसरुद्दीन का मुकबरा इल्तुतमिश के द्वारा, और ये दिल्ली में है। लाल महल बलबन के द्वारा, और ये दिल्ली में है। और बलबन का मकबरा जो है वो बलबन के द्वारा, और ये दिल्ली में है। नेक्स्ट है जमात खान मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और ये दिल्ली में है। अलाई दरवाज़ा किसके द्वारा? तो अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ये भी दिल्ली में है। हजार सितुन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ये दिल्ली में है। गैसुद्दीन तुगलक का मकबरा गैसुद्दीन तुगलक के द्वारा, ये दिल्ली में है। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ये दिल्ली में है।
फिरोज शाह का मुकबरा जुन्ना शाह खाने जहाँ के द्वारा और ये दिल्ली में है। काली मस्जिद जुन्ना शाह खाने जहाँ दिल्ली में है। नेक्स्ट हमारा है खिड़की मस्जिद। खिड़की मस्जिद जो है जुन्ना शाह खाने जहाँ के द्वारा बनवाया गया है और ये दिल्ली में है। मोठ की मस्जिद सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री मियां भुआ के द्वारा बनवाया गया है और ये दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है मुगल कालीन स्थापत्य कला। इसके बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। तो दिया गया है कि काबुली बाग मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करता कौन है फ्रेंड्स? तो बाबर है और ये पानीपत में है। दीन पनाह नगर के निर्माण करता हुमायूं है और ये दिल्ली में है। पुराना किला के शेरशाह सूरी है, दिल्ली में है। शेरशाह का मकबरा शेरशाह सूरी के द्वारा सासाराम बिहार में है। हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम के द्वारा दिल्ली में है। नेक्स्ट देखते हैं। आगरा के किला अकबर के द्वारा आगरा में है। जहांगीर महल अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में है। तुर्की सुल्तान का महल अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में है। मारियम महल अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में है। बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में है। इस्लाम शाह का मकबरा जो है वो अकबर के द्वारा और फतेहपुर सीकरी में है। शाह बुर्ज, शाह बुर्ज जो है शाहजहां के द्वारा आगरा में है। लाल किला शाहजहां के द्वारा दिल्ली में है। मोती महल शाहजहां के द्वारा दिल्ली में है। नौलखा महल शाहजहां के द्वारा लाहौर में है। और राबिया उद दुरानी या बीबी का मकबरा जो है औरंगजेब के द्वारा औरंगाबाद में है। बादशाही मंदिर औरंगजेब के द्वारा लाहौर में है। और मोती मस्जिद या लाल किले के भीतर औरंगजेब के द्वारा दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य। विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। और विजयनगर पर क्रमशः 4 वंशों ने संगम, शालू, तुल्लु और आर्यभट्ट वंशों ने शासन किया था। विजयनगर में क्रमशः 4 वंशों ने शासन किया था। संगम, सालू, तुल्लु एवं आर्यभट्ट वंशों ने शासन किया था। और हरियर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी और इसकी राजभाषा क्या थी फ्रेंड्स? तो तेलुगु थी। नेक्स्ट देखते हैं विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेश यात्री दिया गया है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इसके बारे में। तो निकोलो कॉन्टी जो था वो इटली के था और देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। अब्दुल रजाक जो था वो फारसी का था और देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। नूनी जो था वो पुर्तगाल का था और अच्युत देवराय के शासनकाल में आया था। डेमिंगो पायस जो था वो पुर्तगाल का था और कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। बारबोसा जो था वो पुर्तगाल का था और कृष्ण देव राय के शासनकाल में आया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हसन गंगू ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण कर बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो अलाउद्दीन हसन बहमद शाह की उपाधि धारण करके हसन गंगू के द्वारा की गई बहमनी साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बहमनी साम्राज्य को 4 प्रांतों गुलबर्गा, दौलताबाद, बराड़ एवं विदर्भ में बांटा गया। नेक्स्ट टॉपिक है सूफी एवं भक्ति आंदोलन। सूफी एवं भक्ति आंदोलन के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। तो 12वीं शताब्दी में सूफीवाद का भारत में प्रवेश हुआ और सूफी सिलसिले 2 भागों में विभाजित थे। बौसेरा इस्लामी कानून में विश्वास रखते थे और बेसेरा इस्लामी कानून में विश्वास नहीं रखते थे। जो बासेरा था वो इस्लाम कानून में विश्वास रखता था और जबकि वो जो बेसेरा था वो इस्लामी कानून में विश्वास नहीं रखता था। ठीक है, और भारत में चिश्ती एवं सुहरावर्दी सिलसिले काफ़ी प्रचलित थे। भारत में चिश्ती एवं सुहरावर्दी सिलसिले काफ़ी प्रचलित थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया। उन्होंने यहाँ चिश्ती परंपरा की शुरुआत की। चिश्ती परंपरा की शुरुआत कर दी और चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो अजमेर था।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सूफी सिलसिले एवं उसके संस्थापक दिए गए हैं, देख लेते हैं फ्रेंड्स। सिलसिले, चिश्ती सिलसिला, इसके संस्थापक हैं मोइनुद्दीन चिश्ती। सुहारवर्दी सिलसिला, शिहाबुद्दीन सुहारवर्दी। और कादरी सिलसिला, शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सतारी सिलसिला, शाह अब्दुल्ला। नक्शबंदी सिलसिला, ख्वाजा बाकी बल्ला। फिरदौसी सिलसिला, बैदरुद्दीन के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट 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 हमारा है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन है, देखते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक शंकराचार्य थे। भक्ति आंदोलन के जो प्रथम प्रचारक थे वो शंकराचार्य थे। और शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किए थे। पहला है ज्योति पीठ, दूसरा गोवर्धन पीठ, तीसरा सरदा पीठ और चौथा श्रृंगेरी पीठ। ज्योति पीठ बद्रीनाथ, गोवर्धन पीठ पुरी, सरदा पीठ द्वारिका और श्रृंगेरी पीठ श्रृंगेरी मैसूर में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रामानुज भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। वे सगुण भक्ति में विश्वास करते थे। नेक्स्ट देखते हैं रामानंद के कितने शिष्य थे, तो 12 शिष्य थे। रविदास, कबीर, धना, सेन, सगना, पीपा आदि। ठीक है, कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे और रामानंद कबीर के गुरु थे। कबीर की शिक्षा बीजकवा आदि ग्रंथ में संकलित है। कबीर की जो शिक्षा है वो बीजकवा आदि ग्रंथ में संकलित है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। गुरु नानक के द्वारा सिख धर्म की स्थापना की गई थी और गुरु नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। गुरु नानक रबाब के संगीत के साथ गाया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है विठोबा पंथ के 3 महान गुरु थे, ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव, नामदेव और तुकाराम। विठोबा पंथ के कितने गुरु थे, तो 3 महान गुरु थे, ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव, नामदेव और तुकाराम थे। नेक्स्ट पॉइंट है चैतन्य को बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद व गौड़ीय वैष्णव धर्म का संस्थापक माना जाता है। चैतन्य को बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद व गौड़ीय वैष्णव धर्म का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन के संत एवं उनके संप्रदाय। ठीक है, ये दिए गए हैं, देखते हैं फ्रेंड्स। रामानुजाचार्य, इसके संप्रदाय कौन है, श्री संप्रदाय। और सिद्धांत कौन से दिए थे, तो विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत दिए थे। और मध्वाचार्य जो थे वो ब्रह्म संप्रदाय के थे और द्वैतवाद सिद्धांत दिए थे। वल्लभाचार्य जो थे वो रुद्र संप्रदाय के थे और सुधैत द्वैतवाद सिद्धांत दिए थे। और गोविंद प्रभु जो थे वो महानुभाव पंथ के संप्रदाय के थे। ठीक है, महानुभाव पंथ के संप्रदाय थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निबार्क सनक संप्रदाय के थे। स्वामी हरिदास जो थे सखी संप्रदाय के थे। चंडीदास जो थे बाउल संप्रदाय के थे। शंकर देव वैष्णव संप्रदाय के थे और शंकराचार्य जो थे स्मृति संप्रदाय के थे, जिन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा है निम्बोकाचार्य, जो कि द्वैतवाद या भेदवाद का सिद्धांत दिए थे। चैतन्य जो थे वो अचैतन्य भेदवाद तुकाराम वारकरी पंथ के थे। नामदेव जो थे वो विठोबा भक्ति वारकरी संप्रदाय के थे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मुगल साम्राज्य के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की और बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां और माता की तरफ से चंगेज खां का 14वां वंशज था। ठीक है, मुगल तुर्की जाति के चगताई तुर्क थे। मुगल जो था वो तुर्की जाति के चगताई तुर्क थे। नेक्स्ट पॉइंट है पानीपत की प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर की विजय हुई, जिसके मुख्य कारण थे तोपखाना व कुशल सेनापति। और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उज़्बेकों का युद्ध नीति, तुलगमा युद्ध पद्धति
व तोपों सजाने की उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। पानीपत का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, और इसमें उन्होंने बाबर ने क्या किया था कि उज़्बेकों की युद्ध नीति, तुलगमा की युद्ध पद्धति व उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है खनावा का युद्ध। खनावा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था, जो कि बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। ठीक है, और हुमायूं और शेर खां के मध्य चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ था, और ये 1539 ईस्वी में हुआ था, जिसमें हुमायूं की हार हुई और चौसा के युद्ध के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की। क्या हुआ कि चौसा के युद्ध के बाद शेर खान ने क्या किया? शेरशाह की उपाधि धारण कर ली। और शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में झील के बीच ऊंची टीली पर निर्मित कराया गया है। शेरशाह का मकबरा जो है सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित कराया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शेरशाह ने भूमि के माप के लिए सिकंदरी गज एवं सन की दंडी का प्रयोग किया था। शेरशाह ने 180 ग्रेन चांदी का रुपया एवं 380 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है अकबर का राजाभिषेक बैरम खां के संरक्षण में कालानौर नामक स्थान पर हुआ था। अकबर का राजाभिषेक बैरम खां के संरक्षण में कालानौर नामक स्थान पे हुआ था, और अकबर ने बैरम खां को अपना वकील नियुक्त किया और उसे खान ए खाना की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट पॉइंट है पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था, और ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है महाराणा प्रताप और मुगल सेना के मध्य 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप पराजित हुए। और अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जाजिया कर को समाप्त किया था। दास प्रथा को 1562 ईस्वी में, तीर्थ यात्रा कर को 1563 ईस्वी में और जाजिया कर को 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। अकबर ने चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में फतेहनामा जारी किया। ठीक है, फतेहनामा जारी किया तथा पहली बार गुजरात विजय के उपलक्ष्य में पुर्तगालियों से मिला और पहली बार समुद्र देखा। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट है ये। गुजरात विजय की स्मृति में इन्होंने क्या किया था? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो अब्दुस समद था, और दशवंत एवं बशावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बावरा थे। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। तानसेन को कंठाभरण एवं वाणी विलास की उपाधि अकबर ने दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि और सर टम्सरो सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर दरबार में आया था। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब प्रदान किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, जहांगीर के समय को चित्रकाल का स्वर्णकाल कहा जाता है। किसके समय को स्वर्णकाल कहा जाता है? चित्रकाल का। तो जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ताजमहल को उस्ताद अहमद लाहौरी एवं वास्तुकार उस्ताद ईसा ने बनवाया था। ताजमहल को उस्ताद अहमद लाहौरी एवं इसके वास्तुकार कौन थे? तो वास्तुकार उस्ताद ईसा थे, इन्होंने बनवाए थे। ठीक है, और शाहजहां के शासनकाल के स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं
आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की बेटी के द्वारा करवाया गया था। बेटी जो थी जहां आरा थी, उसके द्वारा ये जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, औरंगजेब पहला मुगल शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था और उसने हिंदुओं पर पुनः जजिया तथा तीर्थ यात्रा कर लगाया था। हिंदुओं पर पुनः जजिया तथा तीर्थ यात्रा कर लगाया था। और औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है मुगल प्रशासन। मुगल प्रशासन 1580 ईस्वी में अकबर ने दहशाला नाम की दीवान कर प्रणाली प्रारंभ की थी और इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया था। पहला हमारा है पोलज, दूसरा है परती, तीसरा चाचर, चौथा बंजर है। ठीक है। पोलर जो है इसमें नियमित रूप से खेती होती थी, यानी कि वर्ष में 2 बार फसल उगता था। ठीक है। और परती जो है, परती में इस भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। और चाचर में क्या होता था, इस पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। और चौथा बंजर जो था, इसमें खेती योग्य भूमि नहीं थी, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल काल में कृषक 3 वर्ग में विभाजित थे। मुगल काल में कृषक कितने वर्गों में विभाजित थे, तो 3 वर्ग में विभाजित थे। पहला है खुदकास्ट, दूसरा है पाहिकस्त और तीसरा है मुजारियन। तो खुदकास्ट में क्या होता था, एक किसान उसी गांव के भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे। और पाही कास्ट में क्या होता था, ये दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे। और मुजारियन में क्या होता था फ्रेंड्स, तो खुदा कास्ट कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा मराठा साम्राज्य है। नेक्स्ट टॉपिक है मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। तो मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी ने की और शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई और उनके संरक्षक दादोजी कोंडदेव का था। उनके गुरु कौन थे, तो समर्थ स्वामी रामदास थे। नेक्स्ट पॉइंट है, शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है शिवाजी के अष्टप्रधान। शिवाजी के अष्टप्रधान दिया गया है, देखते हैं फ्रेंड्स। पेशवा जो था वो राजा के प्रधानमंत्री होता था। पेशवा राजा के प्रधानमंत्री होता था। अमात्य जो था वो वित्त व राजस्व मंत्री होता था। वाक्यानविश जो था वो राजा के दैनिक गतिविधियों का विवरण रखता था। शहरे नौबत जो था वो सेनापति था। पंडित राव जो था धार्मिक कार्यों का अनुदान की व्यवस्था रखता था। न्यायाधीश का क्या कार्य था, तो न्याय विभाग का ये प्रधान था। सुमंत जो था वो विदेशों से संबंध स्थापित करता था। अश्रु नवीस या सचिव का कार्य क्या था, तो ये राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखना व प्रगणों के हिसाब किताब की जांच करता था। ठीक है, थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हिस्ट्री के पार्ट 3 वीडियो के साथ।